सोचो आपको एक इनविटेशन मिलता है जिसके हिसाब से आपको एक प्राइवेट आइलैंड पे शहर से दूर, इंसानों से दूर बुलाया जाए, और जब आप वहाँ जाते हो तो वहाँ और भी लोग होते हैं। सब मिला के 10 लोग मौजूद हैं एक बड़े से बंगले में। सारे अजनबी, कोई एक दूसरे को नहीं जानता। सबको बुलाया किसने है ये भी कोई नहीं जानता। जो होस्ट होता है वो वहाँ है ही नहीं। यहाँ कोई फोन काम ही नहीं कर रहा था। जिस नाव में ये लोग आइलैंड पे आए थे वो भी अभी जा चुकी है। मतलब आप अब पूरी तरह से अनजान आइलैंड पे और 9 लोगों के साथ फंस चुके हो। पहली ही रात सब डिनर टेबल पर बैठे होते हैं, तभी अचानक से एक आवाज पूरे घर में गूंजती है। तुम सब खूनी हो, सबके सब खूनी। सब एक दूसरे को देखते हैं। कोई हंसता है तो कोई गुस्सा करने लगता है। कोई इस बात को डिनाई करता है, लेकिन अंदर ही अंदर हर कोई जानता है कि ये आवाज सच बोल रही है। उसी रात उन 10 लोगों में से एक आदमी अपना ड्रिंक उठाता है और कुछ घोंट लेता है और वो मर जाता है। मरने का कारण जहर था। अब सबके सामने सवाल उठने लगता है कि किलर है कौन। जब बाहर से कोई आइलैंड पे आ ही नहीं सकता था तो किलर अंदर ही मौजूद था। आइलैंड पे 10 लोग आए थे, सारे के सारे गिल्टी थे और हर एक आदमी अगला विक्टिम था। अब एक सबसे ज़रूरी बात, आप जो देखने और सुनने वाले हो वो इस कहानी का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन होगा। इसमें हम हर ट्विस्ट, हर डेथ और एंड का एक शॉकिंग रिवील इसमें बताया जाएगा। अगर आप ये किताब खुद पढ़ना चाहते हो तो यही रुक जाओ, लेकिन आप बिना उस किताब को पढ़े कहानी को एक्सपीरियंस करना चाहते हो तो तैयार हो जाओ, क्योंकि अब जो शुरू होने वाला है वो सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक ऐसा गेम है जहाँ हर कदम बस एक मौत है। ये कहानी शुरू होती है 10 लोगों से। ऐसे 10 लोग जो एक दूसरे से बिल्कुल अनजान हैं, वो एक दूसरे को नहीं जानते। ऐसे 10 लोग जिनके अतीत में कुछ छुपा हुआ है। एक एक करके सबको एक एक इनविटेशन मिलता है। इस कहानी में बहुत सारे नाम हैं, तो मैं आपको उनके नाम पहले ही बता देता हूँ ताकि आप आगे जाके कंफ्यूज ना हो। सबसे पहले आते हैं जस्टिस लॉरेंस वॉरग्रेव। ये एक रिटायर्ड जज होते हैं। फिर आती है वेरा क्लेथॉन। ये एक यंग गवर्नेस होती है। फिर आते हैं फिलिप लोम्बार्ड। इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बताया जाता, बट थोड़ा डेंजरस आदमी की तरह हम इसे कह सकते हैं। फिर आते हैं डॉक्टर एडवर्ड आर्मस्ट्रॉन्ग। ये एक डॉक्टर होता है। फिर आती है एमिली ब्रेंट। ये एक अजीब सी स्ट्रिक्ट, रिलीजियस और जजमेंटल औरत होती है। फिर आते हैं जनरल जॉन मैकार्थर, एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर। फिर आते हैं एंथनी मास्टन, जो एक यंग केयरलेस लड़का होता है और इस पूरे ग्रुप का सबसे यंगेस्ट होता है। फिर आते हैं विलियम हेनरी ब्लोअर, जो एक एक्स पुलिस ऑफिसर होते हैं। फिर एक कपल होता है जो थोड़ा सा अजीब सा और बहुत ही ज़्यादा जजमेंटल होते हैं, जिनके नाम होते हैं थॉमस एंड एथेल रॉजर्स, जो इस आइलैंड पे पहले से ही मौजूद होते हैं। इन सबको एक ही जगह बुलाया जाता है, सोल्जर आइलैंड। सब अलग अलग जगह से आते हैं। एक डॉकयार्ड्स टाइप की जगह से एक छोटी सी नाव में वो निकल पड़ते हैं उस आइलैंड की तरफ, एक सिविलाइजेशन से बिल्कुल दूर। वहां पहुंचते ही सब देखते हैं कि आइलैंड पे एक बड़ा सा बंगलो है, एक मॉडर्न लग्जरियस बंगलो, लेकिन वो थोड़ा सा अजीब भी था। उन्हें वहां वेलकम किया जाता है मिस्टर एंड मिसेस रॉजर्स के द्वारा, लेकिन जिसने उन्हें बुलाया है वो वहां नहीं था। सब वहां इंतजार करते हैं। धीरे धीरे शाम हो जाती है और डिनर रेडी हो जाता है, लेकिन फिर भी होस्ट का कोई आता पता नहीं था। सब लोग टेबल पे बैठे होते हैं। एंथनी मास्टन कैजुअली अपने ड्रिंक कंज्यूम कर रहा होता है। वेरा थोड़ी नर्वस होती है। लोम्बार्ड सबको बस घूरे जा रहा था एकटक और अच्छे से सबको ऑब्जर्व कर रहा था। सब नॉर्मल बिहेव करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन यहाँ कुछ भी नॉर्मल नहीं लग रहा था। तभी अचानक एक ग्रामोफोन अपने आप चल पड़ता है। एक आवाज एको की तरह गूंजनी शुरू हो जाती है।
लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सब यहाँ एक वजह से लाए गए हो। आवाज थोड़ी रुक जाती है एंड अचानक एंथनी मास्टन, तुमने 2 बच्चों को गाड़ी से कुचल दिया था। वेरा क्लेथॉन, तुमने एक बच्चे को मरने दिया। डॉक्टर एडवर्ड आर्मस्ट्रॉन्ग, तुम्हारी लापरवाही से एक पेशेंट की जान चली गई। ऐसे एक एक करते करते सबके क्राइम्स रिवील किए जाते हैं और आखिर में तुम सब खूनी हो, सबके सब खूनी। ऐसी आवाज पूरे घर में गूंजने लगती है। रूम में अब सन्नाटा छा जाता है। एमिली ब्रेंट कहती है, मैं तो इनोसेंट हूं। फिलिप लोम्बार्ड एक हल्की सी स्माइल देता है। जस्टिस वारगेव सबको ऑब्जर्व कर रहा था, मानो जैसे अपनी जज वाली आंखों से उन्हें पढ़ रहा हो। सब डिनाई करते हैं, लेकिन गिल्ट सबके ऊपर दिख रहा था। उनके चेहरे पर गिल्ट साफ लिखा हुआ था। तभी मास्टन अपना ड्रिंक उठाता है। पहला घोंट, दूसरा घोंट, और वो अचानक से गिर जाता है। लोग देखते हैं, डॉक्टर उसके पास चला जाता है, बट देर हो चुकी थी। मास्टन मर चुका था। किसी ने उसके ड्रिंक में जहर मिला दिया था। अब गेम शुरू हो चुका था, एक ऐसा गेम जहां हर इंसान एक तरह का टारगेट है। एंथनी मास्टन के मौत के बाद सब लोग शॉक में चले जाते हैं। वो वही खड़े हैं। तभी वेरा क्लेथॉन की नजर जाती है डाइनिंग टेबल पर। वहां एक ट्रे में 10 छोटे सोल्जर्स की फिगर्स रखी थी, लेकिन अब वहां सिर्फ 9 फिगर्स थे। एक गायब हो चुकी थी। फिर सबका ध्यान एक वॉल पे फ्रेम में लगी पोएम पे जाता है। 10 लिटिल सोल्जर बॉयज। ये एक नर्सरी राइम है। आप स्क्रीन पर इसे देख रहे होगे। आप चाहे तो इसे पॉज करके पढ़ सकते हो। ये पोएम बता रही है कि कैसे कैसे एक एक करके सब मरेंगे। अब सब लोग समझ जाते हैं कि ये कोई कोइंसिडेंस नहीं था, ये एक प्लान है, एक शातिर तरीके से रचा हुआ षड्यंत्र। अगली सुबह इथिल रॉजर्स अपने रूम में देर तक अपने बेड पे लेटी हुई मिलती है। उसकी आंखें बंद थी, जैसे मानो वो सो रही हो, लेकिन वो मर चुकी थी। उसकी मौत नींद में ही हो चुकी थी। पोयम की अगली लाइन फिर एक बार सच हो गई थी। अब सबका डर और गहरा हो चुका है। जनरल मैकार्थर अकेला समुंदर के पास बैठा होता है, जैसे अपने अतीत को वो याद कर रहा हो, अपने गुनाहों को जांच रहा हो, जैसे मानो वो इंतजार कर रहा है अपनी मौत का। और फिर उसके सर पे एक जोरदार वार होता है। जनरल मैकार्थर अब मर चुका है। अब सिचुएशन कंट्रोल से बाहर जा रही थी। ब्लोर लाउडली बोलता है कि खूनी हम में से ही कोई एक है। लोम्बार्ड सबको शक भरी नजर से देखने लगता है। वेरा बहुत ज्यादा घबराने लगी थी। उसे पसीने छूट रहे थे। कोई यहाँ किसी पर भी भरोसा नहीं कर रहा था। अगली सुबह थॉमस रॉजर्स किचन में काम कर रहा होता है, तो तभी अचानक उसे एक कुराड़ी दिखती है, एक ग्लिम्स की तरह। उसकी लाश लोगों को बहुत ही भयानक हालत में मिलती है। वो मर चुका था। सब समझने लगे थे किलर सिर्फ मार नहीं रहा, वो एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है। सब अब अच्छे से समझ जाते हैं कि पोएम की हर एक लाइन, टाइमिंग, उनकी मौत का एक तरीका, समय और डिस्टिंक्ट फ्यूचर है। ये कोई मामूली किलर नहीं था, ना ही वो एक इम्पल्सिव किलर है। वो जो कोई भी था, वो एक शातिर मास्टरमाइंड था। एमिली ब्रेंट एक रूम में बैठी होती है। उसे लगता है कि उसने कुछ देखा, जैसे कोई मधुमक्खी, लेकिन वो असली नहीं था। तभी उसके नेक पे एक इंजेक्शन लगता है, जहर वाला। एमिली ब्रेंट अब मर चुकी थी। अब सिर्फ कुछ लोग बचे थे, वेरा, लोम्बार्ड, ब्लोर, आर्मस्ट्रॉन्ग और जज वारग्रेव। सबको एक पर्टिकुलर आदमी पे शक होने लगता है, बट प्रॉब्लम यह है कि जिस पर उन्हें सबसे ज्यादा शक था, वो इंसान अब मरने वाला था। एक गेम अपने फाइनल स्टेज में था। अब यहाँ सिर्फ मौत का खेल नहीं, बल्कि दिमाग का खेल भी शुरू हो चुका था। अब सिचुएशन सिंपल हो चुकी थी। ट्रस्ट नाम की चीज अब खत्म हो चुकी थी। वेरा किसी पे भी भरोसा नहीं कर रही थी। लोम्बार्ड हर किसी को सस्पेक्ट बोलने लगता है। ब्लोर पैनिक में अपने अजीबोगरीब डिसीजन लेने लगता है। सबके रूम्स को चेक किया जाता है। हर इंसान एक तरीके से अकेला पड़ चुका था। हर इंसान अब एक जीता जागता
टारगेट बन चुका था। और फिर एक शॉकिंग चीज होती है, जज वार्ग्रेव मरा पड़ा मिलता है। उसके सिर पे एक जख्म था, जैसे किसी ने उसे गोली मारी हो। सबको लगने लगता है कि किलर खत्म हो चुका है, क्योंकि सबको जज पर ही ज्यादा शक था, बिकॉज वो सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट और सबसे कैलकुलेटिव इंसान था। बट अब वो मर चुका था। थोड़ी देर के लिए सबके दिल में एक उम्मीद जगती है। वेरा को लगता है कि अब जो कोई भी ये खेल था वो खत्म हो चुका है। लोम्बार्ड भी थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है, लेकिन गेम अभी भी खत्म नहीं हुआ था। डॉक्टर आर्मस्ट्रॉन्ग अचानक से गायब हो जाता है। वो कहीं नहीं मिलता। उसे काफी अच्छी तरीके से ढूंढा जाता है, तब जाके उसकी लाश समंदर के पास मिलती है। ब्लोर घर के बाहर खड़ा होता है, तभी उसके ऊपर एक हेवी ऑब्जेक्ट गिर जाता है जो सीधा उसके सर पे गिरता है। ब्लोर भी अब मर चुका था। अब बस 2 लोग बचे हैं, वेरा क्लेथॉन और फिलिप लोम्बार्ड। दोनों एक दूसरे को देखते हैं। दोनों जानते हैं कि किलर सामने ही खड़ा है, लेकिन फिलिप लोम्बार्ड उसके पास एक गन होती है। वेरा उसे मैनिपुलेट करती है और उससे गन ले लेती है। वेरा लोम्बार्ड पर गोलियां चला देती है। लोम्बार्ड अभी मर चुका था। अब बस वेरा जिंदा थी। वो गन के तरफ देखती है। चलते चलते वो घर के अंदर चली जाती है। उसे लगता है सब खत्म हो गया, लेकिन उसका गिल्ट अब भी उसके अंदर जिंदा था। उसका अतीत उसके कारण जैसे एक बच्चे की जान गई थी। उसकी आवाज उसे सुनाई देती है, जैसे कोई उसे कह रहा हो, फिनिश इट। वो एक रस्सी लेती है, चेयर पे चढ़ती है और वो खुदकुशी कर लेती है। आइलैंड पे अब कोई भी जिंदा नहीं था। यहाँ 10 लोग आए थे और अब कोई भी नहीं बचा था। इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाती है और कुछ ना मिलने के कारण केस को क्लोज किया जाता है। किलर दुनिया के लिए अननोन ही रह जाता है, लेकिन सच ऐसे ही नहीं छुपता। कुछ दिन बाद एक पुलिस को समंदर में से एक तैरती हुई एक बोतल मिलती है। यह समंदर आइलैंड के ही आसपास होता है, उसी आइलैंड पर जिसे हम सोल्जर आइलैंड कहते हैं इस कहानी में। उस बोतल के अंदर एक लेटर होता है। लेटर में लिखा होता है कि आइलैंड पे जो कुछ भी हुआ वो एक एक्सीडेंट नहीं था, यह सब एक प्लान था, एक परफेक्ट प्लान। लेटर हमें आगे रिवील करता है कि किलर कोई आउटसाइडर नहीं, बल्कि उन्हीं 10 लोगों में से एक था। वो कोई और नहीं बल्कि जज वार्ग्रेव था। जज वार्ग्रेव एक जज था। अपनी पूरी जिंदगी उसने क्रिमिनल्स को पनिश किया था, लेकिन उसे एक प्रॉब्लम थी। कुछ लोग गिल्टी होते हुए भी लॉ से बच जाते थे, जहां उनके खिलाफ कोई प्रूफ नहीं होता। सिस्टम उसके कारण फेल हो जाती थी। जस्टिस अधूरा रह जाता था। वो डिसाइड करता है कि अगर लॉ पनिश नहीं कर सकता तो खुद करेगा। उसने 10 लोगों को सिलेक्ट किया। सारे किसी ना किसी क्राइम में गिल्टी थे, लेकिन सब लॉ से बच चुके थे। सारे सजा को डिजर्व करते थे। उन्हें सबको आइलैंड पे बुलाया गया। एक एक करके उनको इनविटेशन दिया गया। उसने एक एक खून पोएम के अकॉर्डिंग किया। सारे टाइमिंग, मेथड, साइकोलॉजी सब कुछ परफेक्ट था। और फिर आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। उसने अपनी ही मौत को फेक किया था। जब उस पे सब शक कर रहे थे, इसलिए उसको यह सब करना पड़ा। उसने डॉक्टर आर्मस्ट्रॉन्ग को मैनिपुलेट किया। उसकी हेल्प से अपनी ही मौत को उसने फेक किया, जैसे किसी ने उसको गोली मारी हो, ताकि उस पे कोई शक ना करे। सबको मारने के बाद उसने खुद को भी मार दिया, ताकि परफेक्ट क्राइम पूरा हो जाए। इसलिए केस कभी सॉल्व ही नहीं हुआ। किलर मर चुका था, विक्टिम्स तो पहले ही मर चुके थे, कोई विटनेस भी नहीं था, सिर्फ एक लेटर जो काफी समय बाद मिला। यहाँ असली सवाल ये नहीं था कि खूनी कौन है, बल्कि ये था कि क्या वो सही था या गलत। वो लोग गिल्टी थे, लेकिन कानून से बच गए थे। उन्हें कोई सजा नहीं मिली थी। तो क्या जज के पास राइट था कि वो कानून को अपने हाथ में ले ले?
अगर सिस्टम फेल हो जाते तो क्या आपको खुद कानून को अपने हाथ में लेने का अधिकार है? इस आइलैंड पे 10 लोग आए थे, सबके सब गिल्टी थे। उन सबको उनके क्राइम की सजा मिल गई। बस एक फर्क था कि वहाँ कोई कोर्ट नहीं था, बस एक जज था, और आयरॉनिकली वो खुद एक खूनी था। आप क्या सोचते हो, क्या जज लॉरेंस वार्ग्रेव सही था या गलत? कमेंट्स में ज़रूर बताना। थैंक्स।